हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैटर एंड मैग्नेटिज्म। मैटर एंड मैग्नेटिज्म एक्चुअली क्या है, चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो मैटर एंड मैग्नेटिज्म के नाम से हमें पता चल रहा है कि है क्या। इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो देखो, आपको पता है मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी या फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसी में से एक प्रॉपर्टी आती है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है काफी हमारे लिए अभी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? वो प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिलेट करती है हमारी किस चीजों से कि किन कारण से, किन फैक्टर से कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक कहलाता है या फिर दूसरा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक कहलाता है। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक का मीनिंग क्या है हमारा? मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक का मीनिंग ये है कि कौन से मटेरियल जो होंगे, कौन से मैटर होंगे वो मैग्नेटिक होंगे, और कौन से मैटर जो होंगे आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे? नॉन मैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन से वाले ऑब्जेक्ट होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक की तरह, मैग्नेट की तरह क्या करे? बिहेव करे। वो ऑब्जेक्ट जो कि आपके मैग्नेटिक की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करे। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मीनिंग क्या है? उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब वो फॉलो कैसे करेंगे? वो फॉलो कुछ ऐसे करेंगे कि जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में भी होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ये जो डस्टर है, ये डस्टर क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक कब हो जाएगा? जब इसके एक तरफ साउथ पोल हो जाए, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल हो जाए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगे। तो जो भी प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है, अगर वो प्रॉपर्टी इसमें आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये मैटर कैसा है हमारा? मैग्नेटिक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई भी मटेरियल हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक होता है, तो उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्स। कौन से पोल्स? नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो बेसिकली इसी प्रॉपर्टी के कारण से जनरेट होगी। मीनिंग क्या है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो उनका एक रीजन है कि आखिर क्यों सर्टेन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं और सर्टेन ऑब्जेक्ट आपके नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। क्या कि कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है तो क्यों है, और दूसरा ऑब्जेक्ट नॉन मैग्नेटिक है तो वो क्यों है। ठीक है, चलिए जी। तो बेसिकली एनसीईआरटी में क्या है? एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन है। वो काफी मतलब लैंग्वेज टाइप का, स्टोरी टाइप का, कि कोई चाइनीज इंसान आया, उसने मैग्नेट खोजी, पत्थर था वो उसे लगा, फिर तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो आराम से, कहानी है। तो हम बात करेंगे अभी फिजिक्स के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मैग्नेट होती है वो कौन सी होती है हमारी? बार मैग्नेट। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, वरना आप सोचोगे बार मैग्नेट को मैंने नॉन मैग्नेट में लिख दिया, क्या कर दिया। तो बार मैग्नेट ये क्या है? हमारी सिंपलेस्ट मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मैग्नेट जो होती है हमारी वो कौन सी मैग्नेट होती है? हमारी बार मैग्नेट होती है। तो बार मैग्नेट होती क्या है? बार मैग्नेट में एक चॉकलेट बार की तरह एक बार होती है, एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगुलर वे में, और एक होता है आपका उसका नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है? साउथ पोल। ठीक है, तो ये आप मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे इसके लिए, मैग्नेटिक मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जस्ट उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। क्या होगा? फर्स्ट
यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2D स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, बट एक्चुअली क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे बोलूं ये आपका नॉर्थ पोल है और इधर वाला आपका ये क्या आपका साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ में जाएगी। लेकिन ये जो निकलती है 3 डायमेंशन में निकलती है, तो ये इस तरह से भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, नीचे से भी जाएगी और पीछे से भी जाएगी। बट शुरुआत हमेशा कहां से होगी, शुरुआत होगी हमेशा नॉर्थ साइड से, और एंटर कहां पे होगा हमेशा, उसका टर्मिनेशन कहां पे होगा, एक्चुअली टर्मिनेशन नहीं होता, एंट्रिंग होती है, कहां पे होगी वो, साउथ में होगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके होगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि रीजन, हम रीजन डिफाइन कर देते हैं, रीजन आउटसाइड, और अगला रीजन क्या है, तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, यहां से जाएंगी और साउथ में एंटर होंगी, यहां से गई और साउथ में एंटर हुई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो हमें से क्या होगी, नॉर्थ से निकलेगी और कहां से एंटर करेगी, वो साउथ में करेगी। अगर इसी को देखें हम इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से कहां जाएंगी, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, साउथ पोल से क्या होंगी एंड मूव करेंगे और कहां जाएंगी, वो नॉर्थ की तरफ। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप उससे पूछोगे वो पूछोगे कि आप डायरेक्शन पूछ तो रहे हो, लेकिन किस रीजन में पूछ रहे हो, आउटसाइड द मैग्नेट या फिर इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे बात क्या है, ये अच्छी बात समझ में आ रही है हमें। तो आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और सॉरी इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी होगी, क्या, इनसाइड द मैग्नेट मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है वो क्या है, पैरेलल है, और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, एक सर्कुलर वे में जा रही है, कुछ आर्क टाइप का फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्लोज लूप टाइप का फॉर्म हो रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर है, और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप्स की फॉर्म में। तो इनका एक अच्छा मीनिंग निकल के आता है कि अगर ऐसा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस पे आएंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल inside the magnet and north to south pole outside the magnet। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप देखा आपने भी, कैसा, देखो नॉर्थ था यहाँ पे साउथ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलती है और यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो क्या ये क्लोज लूप है, नहीं ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप कब होता है, क्लोज लूप का मीनिंग ये होता है कि जो चीज जहां से शुरू हो वहीं पे क्या हो जाए, वो एंड हो जाए। अब देखो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलती है, अभी साउथ में गई, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से हुई ना। तो ये क्लोज कब होगा, क्लोज तब होगा जब ये क्या हो कि ये फील्ड लाइन यहाँ से दोबारा क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाए, जो कि हमने देखा भी। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्लोज लूप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है,
अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म कर रही है ना, तो इनका अगर हम इनको कंपेयर करें किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो फील्ड लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव से निकलती है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, वो एंटर करती है। तो मुझे ये बताओ, क्या कोई फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली और दोबारा पॉजिटिव में आ सकती है? नहीं। तो अगर पॉजिटिव से निकले तो एंटर कहाँ पे करेगी, जाएगी कहाँ पे, हमेशा नेगेटिव में। तो ये क्या क्लोज लूप है? नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप का मीनिंग ये होता है कि जो चीज जहां से शुरू हो वहां पे ही क्या करे, दोबारा से खत्म हो, एंटर हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, अब देखो ये तो बात हुई क्लोज लूप की, शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर आपको निकालना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट उस वेक्टर क्वांटिटी को शो करने का, एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मेरा क्या है, एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, और यहां से इस तरीके से मैग्नेटिक एक फील्ड लाइन मैंने शो करी है, तो ये क्या है, फील्ड लाइन है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की दो चीज होती हैं, पहली चीज मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम इजी वे की बात करते हैं, हम बात करेंगे डायरेक्शन की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कि इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखो जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो हमेशा हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और कहां पे डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे। तो जहां पे आपसे पूछी गई डायरेक्शन, तो वहां पे देखोगे आप एक सर्कल, देखो ये पूरा क्या सर्कुलर आर्क ही तो है, सर्कुलर लूप ही तो है। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन पूछी आपसे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पी पॉइंट पर, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उस पॉइंट पर। और कोई पूछता है आपसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। एक दूसरा तरीका क्या है, फिजिकल तरीका, आप क्या करो, कंपास रखते जाओ, तो कंपास क्या होगा, इस तरीके से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता जाएगा, और कंपास भी क्या करेगा, वही डायरेक्शन बताएगा जो टेंजेंट हो। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो हुआ किसकी बात, ये हुई हमारी बात डायरेक्शन की, ये चीज। चलो जी, अगली बात जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे, मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड की बात नंबर्स में होती है, मैग्नीट्यूड की बात क्या होती है, नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे कहीं आपको नंबर्स दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे हम जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, ताकत, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड, या फिर रिलेटिव मैग्नीट्यूड। रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, आप समझने की कोशिश करना। सपोज करो ये एक मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ, अगर मैं यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं, तो आप नोटिस करोगे मैग्नेट के पोल्स पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ज्यादा। डिग्री ऑफ क्लोजनेस, क्लोजनेस का मीनिंग क्या है कि एज कंपेयर टू अदर जगह, अदर प्लेसेस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी पास पास है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो वो चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर काफी पास पास, और यहाँ पर क्या होंगी, वो सारी बहुत दूर दूर है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं पी पॉइंट नाम दूं और एक जगह बोलूं मैं यहाँ पर क्यू, तो आप मुझे बताओ कि पी पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी या क्यू पर होगी,
P पर होगी, क्योंकि जितना पोल के पास आओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे क्या होगा, यही फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो पोल्स के पास फील्ड लाइन पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और पोल्स के दूर मैग्नेट जो फील्ड लाइन है वो दूर दूर है, तो क्या होगी यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, थर्ड, लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, larger its means larger is magnetic। तो जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक यूनिट एरिया को क्रॉस ज्यादा कर रही होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां पे कम कर रही होंगी वहां पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। अगर बार मैग्नेट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करना पड़े तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो देखो अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप सभी ने पढ़ रखा था, और अभी जो हम कर रहे हैं जस्ट एक बेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये 10th क्लास में काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि बताओ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए नहीं होता, ये हर एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है कि डिस्क्राइब करो आप कि कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप बोलोगे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, चलो ठीक है, इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये गई, ठीक है। तो ये B1 ये B2, और हमने एज्यूम करा अगर इस दोनों ने पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे तो क्या होना है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, एक डायरेक्शन B1 की तरफ जाएगा और दूसरा डायरेक्शन B2 की तरफ जाएगा। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की सेम पॉइंट पर या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा डायरेक्शन क्या होंगी, एक ही होगी भी, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब देखो यहाँ पे चीज क्या है, अगला ये टॉपिक हो चुका है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इस कोविड की सिचुएशन में। तो अभी जो हम जिन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो कि आपके 2021 एग्जाम में आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में, खास तौर पे काफी ज्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हटा दिए गए, इस बार वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम उनका जस्ट बेसिक लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट जानेंगे कि होता क्या है, लेकिन यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। ये जो बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड है, ये वो टॉपिक्स में से है जो टॉपिक्स गवर्नमेंट ने इस बार आपको बोला है कि आप इसको, जरूरी नहीं आप इस टॉपिक्स को पढ़ो। तो इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस टॉपिक का थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, ब्रीफली समझ लेंगे, ताकि अगर आप कभी अपने मन से ही पढ़ने बैठो तो आपको ये ना लगे कि इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ नहीं आता। तो देखो इस टॉपिक में है क्या, कोई भी एक बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है, और ये क्या है, सोलेनॉइड। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो जो बार मैग्नेट और ये जो सोलेनॉइड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का नेचर इस बार मैग्नेट के कारण जनरेट होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, इस सोलेनॉइड के कारण जनरेट होगा,
ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है ये कि देखो पहला पॉइंट, इसमें हम करने क्या करते हैं, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते, इस टॉपिक को पढ़ते तो हम करते क्या, इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि हम पहले तो एक सिंगल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर उसी का यूज करके हम पूरे के पूरे सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कहाँ पे, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर, क्योंकि मैग्नेट के अंदर तो पहले वाले चैप्टर में निकाल चुका, 4 चैप्टर में। अब हम क्या करने वाले थे, इसका यूज करके हम मैग्नेट के बाहर एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किससे, इस बार मैग्नेट से, और हम देखते हैं कि दोनों क्या आ रही है, बराबर आती हैं। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया है अभी आपका, तो अभी हम इस चीज को नहीं करने वाले थे। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सियल पर सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पर क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में 2m अपॉन में r क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में 2m अपॉन में r क्यूब। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है भी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में m अपॉन r क्यूब। ये क्या है, इक्वेटोरियल। एक्सियल मतलब वो एक्सिस जो कि सॉलिनॉइड से पास करेगी, और इक्वेटोरियल मतलब ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये वाला क्या है आपका एक्सियल प्लेन। देखो ये टॉपिक आपके आने वाले नहीं है, तो जस्ट मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं इसका जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर आप यूज करने बैठो तो आप कैसे यूज करोगे। तो एक्सियल पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, और इक्वेटोरियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, यहां पर अगर आप देखो म्यू नॉट एक कांस्टेंट, 4 पाई एक कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल का हमारा फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में 2m अपॉन r क्यूब। तो ये तो चीज होगी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। r क्या है, r है हमारा क्या, कि जब आप एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसके सोलेनॉइड के सेंटर से, सोलेनॉइड के, अगर ये सोलेनॉइड है 2l लेंथ का, तो इसके सेंटर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये क्या होता है हमारा r, ठीक है। ये क्या होता है हमारा r होता है। तो भी m क्या चीज है, r समझ में आ रहा है, m क्या है, m क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारा करंट मल्टीप्लाई में एरिया। करंट मल्टीप्लाई में एरिया का मीनिंग ये है कि इस सोलेनॉइड में जितना करंट जा रहा है उस करंट का आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन एरिया से। लेकिन ये कब होता है, जब सिर्फ एक लूप होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आई एरिया पाई ए स्क्वायर, ये क्या हमारा एरिया, ये रेडियस है इसका, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रेडियस का यहाँ पे ए पाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैसे निकालोगे आप, सपोज करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे कैपिटल एन, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन मल्टीप्लाई में आई एरिया, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है।
और n की वैल्यू क्या होती है, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल n मल्टीप्लाई में 2l। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई में टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 2l है, और ये क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बहुत सही बात। तो ये क्या हुआ, अगर आपको कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो एक्सेल पर, अरे अगर इक्वेटोरियल पर निकालनी हो, तो इक्वेटोरियल का मीनिंग इस प्लेन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन पर, तो यहाँ से क्या हट जाएगा आपका 2 हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल के लिए आ जाएगा, सिंपल सी बात। ये कुछ ऐसा ही है, अगर आपको इस फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल क्या होती है भी, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R⁴। ये क्या होती है, इक्वेटोरियल वाली फील्ड, और एक्सियल पर कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R⁴। ठीक है, तो M क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, और P क्या है डायपोल मूवमेंट। अब देखो इक्वेटोरियल वाली की बात करते हैं, इक्वेटोरियल में जहां पर P था वहां पे क्या कर दो M कर दो, और जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां पे आप क्या कर दो μ0/4 पाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल के लिए। एक्सेल के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या कर दो μ0/4 पाई कर दो, इस चीज की जगह पे 2 का 2 M अपॉन में R⁴, P की जगह M कर दो, हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की। ये याद रखना, ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वरना आपके लिए फाइनल फॉर्मूला ही काफी है। फाइनल फॉर्मूला क्या था अभी, फाइनल फॉर्मूला ये है जो आपको थोड़ा सा अगर याद रख लो अच्छा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल μ0/4 पाई 2M अपॉन R⁴, और एट इक्वेटोरियल क्या होगा μ0/4 पाई M अपॉन R⁴। ठीक है, ठीक है। अब जो अगली बात है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉपिक जो है, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, अच्छी बात या बुरी बात वो फ्यूचर बताएगा। ठीक है जी, तो ये जो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, इस टॉपिक को भी हम समझ सकते हैं किस तरीके से, इस टॉपिक को समझ सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले तरीके से। तो मैं इसको पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखा है उसी को यूज करके आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका एक डायपोल है। अगर ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले बताते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पैरेलल होंगे। यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगी, नेट फोर्स कितनी होगी, एफ नेट कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी भी, 0 इसलिए होगी क्योंकि देखो इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर फोर्स किधर लग रही है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगेगी इधर की तरफ,
नेगेटिव चार्ज है ना, फील्ड इधर से आ रही है तो फोर्स इधर लगेगी और इस वाले पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगी इस तरफ, ठीक है। अब अगर दो फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक चार्ज में देखो अगर आप दो फोर्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो। और अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क में क्या होता है, अभी टॉर्क में होता था, टॉर्क का मीनिंग ही क्या होता है, टॉर्क का मीनिंग ही होता है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता, वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या हुआ, एक चार्ज पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगी, दूसरे चार्ज पर राइट की तरफ फोर्स लगी, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन मोशन तो भाई होने नहीं वाली। तो मोशन कौन सी होगी यहाँ पे, मोशन होगी यहाँ पे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, अगर आप ये लो इसको एक तरफ हम इधर पकड़ खींचो, ऊपर से इधर पकड़ खींचो, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा रोटेट इस तरीके से। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर रोटेशनल फोर्स लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में देखा कि यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला होता था P क्रॉस E, यही होता था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। अब अगर इस टॉर्क का फॉर्मूला ये है P क्रॉस E, तो इसी का यूज करके हम बता सकते हैं कि सेम कंडीशन अगर मैं आपको दे दूं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक डायपोल के लिए, तो अगर इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर कितनी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स जीरो। क्यों जीरो क्यों हुई, एक इस पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ और इस पर फोर्स लगेगी इधर की तरफ, नेट फोर्स जीरो अगेन। तो टॉर्क कितनी लगेगी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m क्रॉस d। याद रखना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, m क्रॉस d। p की जगह m आ गया, e की जगह क्या आ गया, b आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, तो हम कर क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड वाले चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, m मैग्नेटिक मूवमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जैसे आप क्या निकालते थे, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई सॉलिनॉइड तो नहीं है ना कि हम यहाँ पे क्या करें, करंट मल्टीप्लाई में एरिया करें, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसकी तरह काम कर रही है, जैसे कि यहाँ पे काम करता था डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या थी, चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज की जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज की जगह पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है। ये आपको चीजें गिवन होंगी तो आप यहाँ पे इनको निकाल सकते हो, ठीक है जी। चले, ये क्या था हमारा, टॉर्क की बात करी थी अभी हमने कि किसी भी डायपोल के ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी अगर उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो अब जब हमने टॉर्क की बात कर ही ली है, तो अगली बात जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि हम बात करते थे एक इलेक्ट्रिक डायपोल का रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, ठीक है। तो उसी यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल को अगर हमने किस में रखा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिस्टर भाई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगी, किसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल की। वो क्या होती है? माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, उसको हम क्या लिखते हैं? माइनस पी ई कॉस थीटा। तो सिमिलर टू दैट अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? माइनस एम डॉट बी, ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। देखो बड़ा इजी चीज हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसी चीजों को यूज करके हम क्या बताते जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। हमने उसको यूज करके बता दिया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। हमने पढ़ा टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का यूज क्या बताया हमने? टॉर्क ऑफ डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी का यूज हमने क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड समझना है, तो आपको पूरा डाइवर्शन करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट ने इसी चीज को यूज करा। गवर्नमेंट ने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा दिया आपको, और बोला कोविड की सिचुएशन में कि चलो आप मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि उनको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो हम यही काम कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो जो टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आ रहे उन चीजों को हम क्या करेंगे? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे डेरिवेशन वगैरह में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके उनको समझ लेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा बोलता है वो इसी चीज को इंपॉर्टेंस देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगी। एनालॉग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या होता है? एनालॉग का मीनिंग, एनालॉगी का मीनिंग होता है आपका कि जब भी आप किसी एक चीज को पढ़ते हो तो आप उसको यूज करके क्या कर सकते हो? दूसरी चीज को बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा फर्स्ट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल। आंसर क्या आया था उसका? 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में 2p/r³। ये उसका सॉल्यूशन आया था जी। अगली चीज हमने क्या पढ़ी? अगली चीज हमने पढ़ी सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसका आंसर क्या आया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में p/r³। ठीक है, तो ये वो सारे फॉर्मूले जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखे हैं वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या फॉर्मूला आया था? P×E। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये दोनों चीज किसकी भी प्रेजेंस में? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला है अभी? -P×E। ये वो चीज है जो आपने पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो मैग्नेटिज्म मैटर में हम क्या करते हैं? इन्हीं चीजों का यूज करते हैं और क्या बताते हैं? फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल ड्यू टू डायपोल, और वो क्या होती है हमारी? हमने क्या करा? देखो यहाँ पे 1 है कांस्टेंट 1, 4π कांस्टेंट 4π, जहां पे 1/ε0 है, जहां पे क्या है आपका? यहाँ पे लिखता हूं मैं, जहां पे भी 1/ε0 होगा उसको आप चेंज कर दो किससे?
म्यू नॉट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में टू कांस्टेंट, जहां पर भी पी आएगा उसको आप चेंज कर दोगे एम से, एम अपॉन आर क्यूब। आगे हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल ड्यू टू डाइपोल। अगला फॉर्मूला किसका था अभी, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट में कन्वर्ट, ऊपर पी की जगह एम और आर क्यूब की जगह पे सिंपल आर क्यूब। ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हम, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, और वो क्या हो जाएगा, पी की जगह पे सिंपल सी बात एम, क्रॉस प्रोडक्ट ई की जगह पे क्या आएगा, नहीं, तो यहाँ पे एक और चीज आई, ई को चेंज करेंगे हम बी से। ये क्या एनालॉजी है, आप एक चीज को यूज पढ़ो और फिर इस एनालॉजी को यूज कर दो, जहां पे एप्सिलॉन नॉट है वहां म्यू नॉट, जहां पे पी है वहां पे एम, जहां पे ई है वहां पे बी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पढ़ी आपने, तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल की क्या हो जाएगी, पी की जगह पे, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा, गलती कर दी हमने, पी डॉट ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एम डॉट मी। ये क्या हमारा एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मैग्नेटोस्टैटिक। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखी है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।